अब की बात कि इसकी सरकार लगातार ये बड़ी कवरेज जी न्यूज पर जारी है और अब लगभग 3.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चला है जबकि पहले राउंड की वोटिंग शुरू हुई है। तमाम हैवीवेट्स और तमाम वीवीआईपीज जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे थे। कुछ क्षण पहले हमने देखा नितिन गडकरी नागपुर में अपने परिवार के साथ देखा, पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वोट कास्ट किया और उसके बाद क्या बात की है आइए हम आपको सुनवाते हैं। जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका और पार्टी के बाहर जाकर यानी मुझे सभी पार्टी के लोगों का सहयोग मिला। जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो विकास काम हुआ है उसके लिए लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। इसलिए मैं नागपुर के लोगों के प्रति बहुत आभारी हूं और देश में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही हमने विकास का एजेंडा आगे लेके गए हैं। लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। विदर्भ की पिछले बार जितनी सीटें जीती थी उतनी पूरी सीटें हम जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या कहा, जल्दी से वो सुनवाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि उसको अपने अधिकार का उपयोग करे, सदुपयोग करे और किस पक्ष में वोट डालना है ये सूझबूझ के साथ तर्क पर आधारित करे। ये युवाओं का देश है, 70% से अधिक 40 वर्ष से कम अवस्था के युवा हैं जो तर्क पर चलते हैं, प्रमाण पर चलते हैं और भली भांति जानते हैं कि अपने मतदान का उपयोग करना, इस अधिकार का उपयोग करना कितना आवश्यक है और कैसे अपने पक्ष का निर्णय करना कि कहां वोट डालना है उसकी भी उन्हें सूझबूझ है। और इस बीच वेस्ट बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 18% वोटिंग की खबर है। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबर आई थी कूच बिहार से, लेकिन फिलहाल उस सब के बावजूद तो वोटर टर्नआउट बहुत शानदार अब तक आया है 18%। तो 18% वोटिंग टर्नआउट आता है, यानी कि अगर बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी भी लगाया जाता है कि फिलहाल जो सीटें हैं उस पर जो सांसद है और उसके और भी कई तरीके के मायने लगाए जाते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की बागपत सीट का हम रुख कर लेते हैं। 2 घंटे में 11% वोटिंग की खबर है। मेरठ पर 9 बजे तक 10% वोटिंग की खबर है। बिजनौर सीट पर 9 बजे तक 13.45% वोटिंग की खबर है। यूपी की कैराना सीट पर सुबह 9 बजे तक 10% वोटिंग की खबर है। यूपी की गौतम बुद्ध नगर सीट पर 9 बजे तक 15% मतदान हो चुका है और बागपत सीट पर 11% वोटिंग की खबर है। अब ओडिशा का रुख कर लेते हैं। सुबह 9 बजे तक 7% वोटिंग हुई है। ओडिशा के कोरापुट में 9 बजे तक 10% वोटिंग हुई है और उड़ीसा के बहरामपुर में 9 बजे तक 11% वोटिंग हुई है। मलकानगिरी में 9 बजे तक 11% वोटिंग हुई है। और आपको बता दें उड़ीसा की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनका परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। जम्मू की पुंछ सीट पर अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक ये दिलचस्प है, 14% पुंछ सीट पर, बारामूला सीट पर 7% वोटिंग। इंटरेस्टिंग तस्वीरें आ जाई थी बांदीपुरा से भी, राजौरी से भी। और बिहार में क्या वोटिंग मीटर रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। बिहार की 4 सीटों पर अगर बात की जाए तो 2 घंटे में रफ्तार धीमी। देखिए औरंगाबाद सीट की बात करें तो सिर्फ 5.6%। गया हालांकि इन सब सीट्स में सबसे आगे, 11% वोटिंग वहां पर। तो वोटिंग मीटर के जरिए हम आपको तफसील से बता रहे हैं कहां पर क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 10.2% वोटिंग, सचिन, अच्छा संकेत है ये देखते हुए कि नक्सलियों ने किस तरह से वोटर को डराने की कोशिश की, जिस तरह से बीजेपी के एमएलए को निशाना बनाया गया था। बहुत सारे सवाल थे, वोटर ने जवाब स्मिता प्रकाश का रुख करता हूं मैं सबसे पहले। स्मिता प्रकाश, इस वोटिंग टर्नआउट को फिलहाल के 9 बजे तक जो एवरेज मैं लगाऊं तो 10 से 12% है। उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों का, पश्चिम बंगाल से मैंने देखा सबसे हाईएस्ट है, 18% है 9 बजे तक का। इसे कैसे जो है रीड किया जाए? देखिए वेस्ट बंगाल में हाई परसेंटेज ऑफ पोलिंग और वायलेंस ज्यादा नहीं हुआ अभी तक। दैट्स अ गुड पॉइंट कि अगर आप पीसफुल पोलिंग अगर आप देख रहे हैं उसका मतलब है कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वहां पर पहुंच चुकी हैं इन ऑल द पोलिंग बूथ्स और लोग कायदे से पोलिंग करने आए हैं। कोई भी आप झड़प नहीं देख रहे एक्सेप्ट आई थिंक एक जगह कूच बिहार में कहीं पे इंफॉर्मेशन आई है। उत्तर प्रदेश अगर आप देखें तो ये बहुत ही क्रूशल फेज है क्योंकि यहां पर अगर आप देखें 80 सीट है, एसपी कंटेस्टिंग इन 37, बीएसपी 38 एंड आरएलडी 3 सीट। अब यूपी पे 7 फेज पोलिंग है और हर फेज में बीजेपी का जीतना यहां पर जरूरी है बीजेपी के लिए। और कांग्रेस जो है वो एक स्पॉइलर के रूप में है क्योंकि गठबंधन जो है वो मेन ऑपोजिशन दे रहा है बीजेपी को।
तो बीजेपी के लिए हर सीट जीतना यहां पर जरूरी है फर्स्ट फेज में। और ये कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज भी हैं, कम्युनल जिनको कहते हैं कि ये कम्युनल जोन्स है, क्योंकि यहां पर पोलराइजेशन बहुत हो चुका था पहले, लेकिन 2019 में ये नॉन कम्युनल आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कम्युनल इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं यहां पर। तो पोलराइजेशन जो हमने 2014 में देखा था या फिर विधानसभा इलेक्शंस में देखा था, वो ग्राउंड लेवल पर इतना दिखाई नहीं दे रहा आजकल। ठीक है, पोलराइजेशन से यहां पर थोड़ा सा जिक्र हम कर लेते हैं घनश्याम तिवारी, क्योंकि पोलराइज, क्या आपको लगता है कि पोलराइज होगा, जिसकी कोशिश देवबंद की रैली में हमने देखा कि मायावती ने मुसलमान कह करके की, या फिर कहा गया कि देखिए यहां से बिल्कुल एक अलग हो जाएगा, एक अलग कॉम्बिनेशन यादव और मुस्लिम बनाने की कोशिश है, या फिर वेस्टर्न यूपी आपको लग रहा है कि जो बेसिक इश्यूज हैं, बेरोजगारी हो गया, किसान का मुद्दा हो गया, उस पर वोट दे रहा है? देखिए, ये चुनाव देश के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इतनी बड़ी तादाद में युवा पीढ़ी वोट करेगी। अगर इस पहले चरण में जितने वोटर्स हैं, लगभग उतने वोटर पूरे यूएस के इलेक्शन में होते हैं। तो इतने बड़े चरण में, जबकि ये 1/6 वोटर्स हैं, लगभग 1200 से अधिक कैंडिडेट्स हैं, तो हमने हमेशा अपील की है कि लोग अपने मुद्दों पे वोट दें। नेताओं ने अपने एजेंडे रखे हैं, लोग अपने मुद्दों पे वोट दें। आज का अखबार देखिए तो वो अखबार भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें नहीं लाता है। वो किसानों के मुद्दों की बात करता है, साथ साथ नमो टीवी, राफेल, तमाम चीजों की बात करता है। उत्तराखंड के किसी किसान की बात करता है जो भारतीय जनता पार्टी को पत्र लिख करके आत्महत्या कर लेता है, कहता है कि 5 साल में आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमें लगता है, जो स्मिता जी कह रही थी, कि ये 2014 और 17 के बाद ये पुनः एक ऐसा चुनाव होने वाला है जो लोगों के रोजमर्रा जीवन पे होगा। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सेना कह लीजिए, अली बजरंग बली कह लीजिए, अभी भी संजीव बालियान जो कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी करने के बाद भी इस चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं कर पाई है। और इससे हमें उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की शक्ति बुलंद होते हुए दिखाई देती है। घनश्याम ने चुन के कुछ ऐसे आंकड़े दिए जो कहीं है नहीं। अगर आप उसे विस्तृत रूप से देखें तो ऐसा नहीं है। देखिए, अंतर यह है कि एक मायावती मुसलमान का वोट मांग रही है, अजीत सिंह जाट का वोट मांग रहे हैं, कोई दलित का वोट मांग रहा है, केवल एक नरेंद्र मोदी ऐसे दिख रहे हैं जो भारतीय इंडियंस का वोट मांग रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। वो कोई वायनाड जा रहा है कि मुझे माइनॉरिटी का वोट चाहिए, ये क्योंकि देखिए जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन है वो 2014 में खत्म हो गई है। पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन शुरू हो गई है। एक बेनिफिशियरी का नया कैडर है। हर गांव में जाए, कहीं आपको डीबीटी मिलेगा, कहीं आपको टॉयलेट मिलेगा। निषाद पार्टी का बीजेपी के साथ आना क्या था? एक दो वोटों की समीकरण, एक दो सीटों की समीकरण और किस तरह से पार्टी बिहेव कर रही है, उसमें बिल्कुल सवाल बहुत सारे हैं। कहाँ पार्टियां, कोई एक यादव खानदान चला रहा है, कोई गांधी खानदान चला रहा है, कोई गौड़ा खानदान चला रहा है, ऐसा कहाँ है? भाजपा के पिछले 10 अध्यक्षों में देख लीजिए, कोई किसी परिवार से नहीं आता। चेतन सिंह, इसी चीज का डिस्प्ले था ना कल नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई राजशाही चल रही है, कोई एक ऐसा परिवार था, और साथ ही साथ दो अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे उनका भी कहीं ना कहीं डिस्प्ले था। कल तो वही चल रहा था ना सर। बहुत इंटरेस्टिंग कैप्शन था। एक तस्वीर में 5 PM पोस्ट के एस्पिरेंट थे, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों को शामिल कर लिया गया। कॉस्ट्यूम बना के, बच्चों को भी कॉस्ट्यूम बना के चुनाव में उतारा गया। चेतन सिंह, देखिए, अभी अगर आज आप देखें, वोट करने जब कोई जाता है तो अपने पूरे परिवार के साथ ही जाता है। वो अपने परिवार के साथ नामांकन भरने गए थे। नामांकन भरने का क्या होता है? नामांकन भरने एक सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है एक लोकतंत्र में। तो एक नामांकन भरने से लोगों के अंदर विश्वास भी आता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों से मिलते हैं और लोगों का उनके अंदर विश्वास आता है। दूसरा, सबसे पहली बात यहां पर अगर समझने की है तो वो ये है जो आज बालियान साहब ने बयान दिया है। वोटिंग के दौरान जब बालियान साहब ने बयान दिया है कि बुरखे की आड़ में, देखिए, एक तो आपके जो सर्वोच्च नेता हैं प्रधानमंत्री जी, वो कह रहे हैं 3 तलाक की बात। अब उनको बुरखे की आड़ में उनको नजर आ रहा है कि कुछ फर्जी मतदान की बात कर रहे थे। आपने बुरखे की आड़ पकड़ा है, उन्होंने फर्जी मतदान का आरोप लगाया। फर्जी मतदान में बुरखे की आड़ में जो बोला गया है, थोड़ा ये यहाँ नजर आता है कि थोड़े से घबराए हुए हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि इस बार जो उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, इससे स्पष्ट क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 8 सीटें हैं, 8 सीटें जो पिछली 2014 में बीजेपी के साथ आई थी, ये हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ मुसलमानों के वोट मांगने क्यों पड़ते हैं देवबंद की रैली? मुजफ्फरनगर में अगर आप देखें, अजीत सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरेस्टिंग तस्वीर इस समय, एक सेकंड, ये तस्वीर, ये सचिन, यही तस्वीरें तो हमें बांदीपुरा से आज देखने को मिली है। ये तस्वीर बयां करती हैं कि इंडियन वोटर का जोश कितना है, और ये तस्वीरें और भी ज्यादा अहम हो जाती हैं जब ये बांदीपुरा जैसी डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, जब ये अलगाववादियों के मुंह पर करारा तमाचा होती है, जब ये आतंकवादियों के बॉयकॉट कॉल के ऊपर करारा तमाचा होती है, जब ये उन नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा होती है जो ये कहते हैं कि घाटी में तो कोई हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। इनके जोश के लिए, इनके उत्साह के लिए, ना सिर्फ जोश और उत्साह, इनकी हिम्मत के लिए
ये वोटर बधाई का पात्र है, ये वोटर बधाई का पात्र है और इसी के लिए और इसी वोटर की बात हम लगातार कर रहे हैं और अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं। 2014 में 66% मतदान हुआ था, जो अभी तक के जनरल इलेक्शन में सबसे ज्यादा था। इस बार हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि वो 66 के ऊपर चला जाए पूरा ओवरऑल वोट। और जिस हिसाब से नजर आ रहा है सुबह सुबह ही इतनी वोटिंग हो गई है, जैसे आपने बोला जम्मू कश्मीर, बस्तर, ऐसे इलाकों में अगर 2 डिजिट में वोटिंग हो गई है तो बहुत अच्छा संकेत है। शांतनु जैसे कह रहे पिछली बार का 66 अगर मोदी वेव के कारण या फिर यूं कहेंगे पिछली बार का 66 भाजपा को अपने लेवल पर ही मेजोरिटी दे देता है, अगर ये इस बार 80 कह रहे हैं तो इस बार क्या होगा फिर? तो नहीं, ये दर्शाते यही है कि मोदी जी के अंदर जितना जनता का कॉन्फिडेंस आया है ये वही दिख रहा है, इसीलिए ज्यादा हो रही है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अभी ये घनश्याम बाबू कह रहे थे कि यूपी में गन्ना किसानों ने कुछ दिया ही नहीं। अरे भैया 57,578 करोड़ रुपया योगी सरकार ने उनको दिया गन्ना को, और अभी पिछले हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि जो 10,000 करोड़ बकाया रह गया है वो आगे आने वाले 15 दिन के अंदर किया जाएगा। नहीं, मैंने कह दिया भरोसा जा रहा है। ये आज का अखबार है, आप अखबार नहीं पढ़ते होंगे। ये आज का अखबार है, कह रहा है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में एक ही हाल है। की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र और उत्तर दोनों की बात है। यूपी की बात कर रहा हूँ। आज लोग वोट कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। नुपुर शर्मा कुछ कहना चाह रही है। नुपुर जल्दी से आपका पॉइंट, नुपुर जल्दी से आपका पॉइंट। नुपुर की बात सुनिए प्लीज। घनश्याम तिवारी, बीबी वाजपेयी प्लीज। नुपुर शर्मा कुछ कह रही है, उनकी बात सुनिए। मेरी बात सुन लीजिए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों की बात कर रहा हूँ। आप अदिति इनको चुप कीजिए, तभी मैं आऊंगी। वाजपेयी जी, तिवारी जी, घनश्याम भाई, आज एक काम करते हैं, घनश्याम तिवारी एक काम करते हैं, घनश्याम तिवारी आज एक काम करते हैं, अगर प्रचार में झूठ बोला गया या फिर उससे पहले जो वायदे किए गए वो पूरे नहीं हुए, आज तो कम से कम वोटर पे छोड़ देते हैं, वोटर ही कम से कम तय कर लेगा, शाम तक वो बता देगा, वो आप पर विश्वास करे, आप पे विश्वास करे। ठीक है नुपुर, देखिए सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ, कूच बिहार से खबर आ रही है और बकायदा एक वीडियो ऑडियो के तहत आई है दूसरे मीडिया हाउस की, कि कूच बिहार में पोल ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारे को बंगाल की पुलिस के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे को आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस यहाँ पे भेजिए। तो और दूसरी बात, रही बात संजीव बालियान जी की, यहाँ पे बात हो रही है, संजीव बालियान जी एक चीज कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है, वो कोई डर और ये सब नहीं है, फर्जी वोटिंग के अलाव होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर। तो आप लगा लीजिए डेस्परेशन देखिए विरोधियों की कि किसी भी तरीके से भी भाजपा के वोटर्स ना पहुंच पाए और किसी तरीके से फर्जी वोटिंग हो जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, घनश्याम जी मुद्दों की बात कर रहे हैं, अखबार दिखा रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी थी भैया बहन मायावती को मुद्दे छोड़ के ये कहने की देवबंद के अंदर कि सारे मुसलमान वोट बर्बाद ना करें, सिर्फ महागठबंधन को वोट करें। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, मुद्दों की राजनीति नहीं होती है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आप आ जाइएगा। ये देखिए एक और अखबार में खबर छपी है, कूच बिहार में इनका जो IT सेल कन्वीनर है वो आप सोच नहीं सकते, वो 1114 व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है। सर आप मुझे बताइए आपके पास अगर प्रचार और फेक न्यूज को अगर आधार से बना ले, प्रचार और फेक कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में तो पाकिस्तानियों के नंबर है, आप पहले उसका जवाब दे दो। आप कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में तो पाकिस्तानियों के नंबर है भैया, पाकिस्तान क्या कर रहा है कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में? कांग्रेस के IT सेल के अंदर पाकिस्तानियों के नंबर क्यों है, बताइए जरा मुझे। कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तानियों के नंबर क्यों है? पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि देश में कितने चुनाव होंगे। ये मुद्दा है, ये मुद्दा है आप लोगों का कि पाकिस्तान बताएगा कि भारतवर्ष में चुनाव कैसे होंगे। एक करके प्लीज नहीं, आप कांग्रेस ऑफिशियल IT सेल के व्हाट्सएप पाकिस्तानियों के नंबर कैसे? पहले आप इसका जवाब दो। कांग्रेस पार्टी अपना एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है भैया पाकिस्तान में? आप इसका जवाब दो। सारे स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? दोनों को कांग्रेस का क्या लेना देना पाकिस्तान से? और आप भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी की तुलना आतंकवादियों से क्यों करते हैं? पवन खेड़ा, ये आपकी राजनीति है। जिन लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, अपनी सेल्फी कीजिए, आपके स्क्रीन पर उनके नाम, #VotingRound1, आप भी अपनी सेल्फी हमें भेजिए। स्मिता शर्मा आपके पास आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुद्दों को लेकर डिस्कशन हो रहा है। आप लंबे समय से इस फील्ड में, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या राष्ट्रवाद किसी पार्लियामेंट के इलेक्शन में या पाकिस्तान या सेना किसी पार्लियामेंट इलेक्शन में इतना बड़ा मुद्दा रहे हैं इससे पहले, या आपके हिसाब से मुद्दा नहीं? क्या है स्मिता?
स्मिता प्रकाश, आवाज आ रही है अब तक? सचिन, मुझे लग रहा है आवाज जा नहीं रही है उनका। जी, आपने स्मिता शर्मा कहा इसलिए मैंने सोचा कोई स्मिता शर्मा। सॉरी, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन। जी हाँ जी, देखिए नेशनलिज्म का जो इशू है ये जिस तरह बीजेपी ने इसे प्ले आउट किया है कि ये नेशनलिज्म जो है उस मुद्दे पर, उस इशू पर आप वोट कीजिए, ये जो है इलेक्टोरली हमने इतना बड़ा काफी दशकों से नहीं देखा। शायद पहले कारगिल के वक्त देखा हो या उससे पहले बांग्लादेश वॉर के वक्त, उस वक्त जब इशू था तब। लेकिन इस बार जो नेशनलिज्म का मुद्दा जो उन्होंने बनाया है, हर इनका वोटर, हर इनका जो कैंडिडेट है वो हर जगह जाकर बालाकोट और पुलवामा के बारे में कहकर उस पर वोट मांग रहा है। लेकिन मैं ये मानती हूं कि जब वोट देने जाता है, चाहे किसान हो, चाहे कोई शिक्षक हो या कोई स्टूडेंट हो, जो भी वोट देने जाता है वो नेशनलिज्म नहीं सोचता, वो अपने इशू, अपने लोकल इशू के बारे में सोचकर और एक नेशनल पर्सपेक्टिव में उसका लोकल इशू क्या है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो ये जरूर सोचता है कि अगर हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर कोई हमला हो तो रात को 3 बजे 2 बजे जो है अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो उसके लिए कौन काबिल है, कौन लीडर काबिल है, ये जरूर उसके माइंड में चलता है। लेकिन जब एक्चुअली वोट देने जाता है, अनफॉर्चुनेटली उसका जाति, समुदाय, रिलीजन, ये सब भी उस पर हावी होता है। तो हम अगर ये सोचे कि सिर्फ हम नेशनलिज्म या बड़े पिक्चर को लेकर ही वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वोटर जो है वो हर छोटी चीज को जरूर सोचता है जब वो वोट देने जाता है। इस पर पंचायत का भी असर होता है और फैमिली का जो लीडर है वो भी। हम ये कहते हैं ब्रेवरी की बात भी हुई, दूसरी तरफ ये भी बात हुई कि फोर्सेस की ब्रेवरी को यूज किया जा रहा है वोट मांगने के लिए। दोनों तरह के नैरेटिव है। अब यहाँ पे लोगों को देखना है या फिर वोटर को देखना है कि वो किस तरह से चुनता है और वो किस तरह के नैरेटिव को बाय करता है। इस बीच ये सेल्फी सुपरस्टार टीवी स्क्रीन पर छोटा सा ब्रेक, लगातार ये कवरेज जारी।